तो अगेन सबसे पहले काम हमारा यही होता है फार्मूला कलेक्ट करना, और कुछ ही चैप्टर ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला है, वैसे इसमें तो बहुत कम है। पहला फार्मूला जो हम लोग सीखे थे ए एन इक्वल टू क्या सीखे थे, ए प्लस एन माइनस वन डी, और डेली रिवाइज कर रहे हैं हम लोग तो ऑब्वियस सी बात है सबको ये पता भी चल गया होगा और याद भी हो गया होगा। सही है। दूसरा फार्मूला जो हम लोग सीखें वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। एसएन यहाँ क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये बात याद रखना। इसका फार्मूला होता है एन बाई टू और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हो गया एसएन का फार्मूला, दूसरा फार्मूला। अच्छा, एसएन का एक और फार्मूला कल हम लोग पढ़े थे, है ना। ये तुम्हारा एसएन है क्या, एसएन है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, इसके अलावा भी हम एसएन का फॉर्मूला पढ़े। कल एक और फॉर्मूला पढ़े थे, एसएन इक्वल टू क्या पढ़े थे, किसी को याद है, एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल, या बहुत जगह ए एन लिखा रहता है, ये एल क्या है, एल है लास्ट टर्म, जहाँ पे एल हमारा क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि अगर एन ए टर्म निकालना हो और एस एन ए टर्म दिया हो तो हो जाता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन, दैट इज इक्वल टू एस एन ए एन, सॉरी एन ए टर्म का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स में से माइनस कर देते सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स, तो हमको मिलता है एन ए टर्म। ठीक है, इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो इसको हम लोग अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो हम क्या लिखेंगे बताओ तो, फोर्थ टर्म निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए फोर माइनस ए थ्री, एस फोर माइनस एस थ्री, ये लिखेंगे। ठीक है, अगर हमको फिफ्थ टर्म निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, एस फाइव माइनस एस फोर। ठीक है, तो उम्मीद करते यही सारा कॉन्सेप्ट था और कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, बस कितने टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो सब डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करेंगे। तो कल जो फॉर्मूला बताए थे, ये दोनों फॉर्मूला ऑब्वियस सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इसको समझना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब तो सबको समझ में आ जाता है, इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इस पे, क्वेश्चन आज भी हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं, आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। दिख रहा है क्या ये क्वेश्चन आप लोग को, क्लियर दिख पा रहा है क्या, थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा। दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 and its first term is 10, find 28 term। तो जो भी वर्ड में प्रॉब्लम दिया है ना, जब भी हमारा एपी से प्रॉब्लम आए ना तो हम उस वर्ड को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंबल में। सिंबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमारे पास दिया हुआ है क्या 1050, तो 1050 है क्या, बता सकते हो कोई, सिंबल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स S14, है ना, S14 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1050। अच्छा, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10, यानी A इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10, और फाइंड करने क्या बोल रहा है A20, 28 टर्म मतलब A20 फाइंड करने बोल रहा है। तो है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे S14 इक्वल टू अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, और ये 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, एग्जाम में देखो एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है, ये बात हम आपको बता देते हैं, वैसे बाद में बताने वाले थे कि जैसे फॉर्मूला जो भी लिखो ना और इसका यूज होता है तो उसको ऐसे अगर समय मिलता है तो घेरना चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला जरूर लिखो। जैसे हम लोग कई बार डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे हम भी बनाते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम लोग S14 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, S14 इक्वल टू दिया हुआ है 1050, है ना। तो S14 का वैल्यू हमारे पास कितना है 1050। अब S14 का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, Sn अगर हमें पता है तो S14 क्या हो जाएगा
14/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए। अच्छा ए हमें पता है, ए है 10, 10 प्लस n-1, n-1 यानी 14-1, यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो 13d, और d नहीं पता है, दैट इक्वल टू कितना हो गया 1050। तो ये 2 7 जा 14, 7 से 1050 कैंसिल होगा क्या, हो जाएगा। इसको पहले सॉल्व करते हैं, कितने टाइम्स कैंसिल होगा बताओ। 7 से 150 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और सिंपल हो गया हमारा। अब इसको क्या करते हैं, 2 इंटू 10 हो गया 20, और प्लस 14-1 हो गया 13, यानी 13d, दैट इक्वल टू कितना हो गया 150। अब बस इसको सॉल्व कर दो, दिया जाएगा 13d इक्वल टू कितना होगा 150 माइनस 20, और ये तो बहुत सिंपल सा आ गया। वैल्यू d का कितना आ गया 130, और 13 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, यानी d का वैल्यू आ जाएगा 10। बताओ d निकल गया। अब a पता है और d पता है, तब तो कुछ भी निकाला जा सकता है। अब जैसे A20 निकाला है तो बेटर ऑप्शन ऑब्वियस बात है, आप A20 डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन एक बार ये फॉर्मूला बस लिख देना। हाँ बोलो। an इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक है। कोशिश करना कि ये फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि फॉर्मूला पे भी मार्क्स मिलता है, और इसलिए आप लिखते हैं A20 इक्वल टू क्या लिखते हैं a प्लस, सबको पता है 19d, क्लियर। ये फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, तो इस फॉर्मूला पे भी मार्क्स मिलता है, इसलिए इस फॉर्मूला को भी हम लोग लिखेंगे। नहीं भी लिखेंगे तो टीचर पे के मूड पे डिपेंड करता है। चलिए तो A20 इक्वल टू a प्लस 19d। अब a बताओ, a कितना है, a है 10 प्लस 19, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू भी 10। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 10 प्लस 190, और 190 प्लस 10 कितना हो गया 200। क्या ये सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे हो अभी, ठीक है। चलिए तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते, कुछ और क्वेश्चन करते। ये समझ में आया सौरभ, समझ में आ गया सौरभ, यस सर। आ गया समझ में। बाकी सबको आसान क्वेश्चन था। चलिए एक और आसान क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बस वही है, ढूंढना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सिर्फ हमको इतना बता दीजिए, उसके बाद आंसर मैसेज कीजिएगा इस बार, ठीक है। इस बार ऑप्शन नहीं दे रहे, इस बार मैसेज कीजिएगा, तब देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हो। समझ रहे हो, देखो ए दिया हुआ है, ये जो एपी है इससे ए पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा हम नहीं बताएंगे, आपको पता है। मस्ट बी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, देयर सम इज 78। तो कोई बता सकता है कि इस क्वेश्चन में हमें किसका वैल्यू निकालना है। जैसे अभी हमारे पास जो डेटा है उसमें हमारे पास ए है, डी है, एन है, एन है, एस एन है, बस इसी के साथ खेलना है। तो इसमें से हमें क्या निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, एन का। एन का। हाउ मैनी पहले ही बता चुके हैं कि हाउ मैनी टर्म्स मतलब किसका वैल्यू निकालना है, एन का। चलो गुड, ये काम तो हो गया। अच्छा दूसरा चीज है कि देयर सम इज 78, ये क्या दिया हुआ है, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है 78, एन का, एस एन का दिया हुआ है। गुड, तब तो आप लोग निकाल ही सकते हो, यानी ये 78 क्या है, ये एस एन का वैल्यू है, ठीक है। अच्छा आप लोग इसको सॉल्व कीजिए तो देख। चलिए तो इस क्वेश्चन को या एपी का कोई भी क्वेश्चन हो ना, बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है भाई ढूंढो कि क्या क्या दिया हुआ है, और यही सब दिया होगा, और यही सब में से कोई ना कोई निकालना होगा, ये तो हमको पता ही है। तो क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं, और फॉर्मूला भी हमें पता है, 2 ही फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ है नहीं डिफिकल्ट, है ना। तो हमारे पास a इक्वल टू कितना है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में 24। देखो d थोड़ा सा सावधानी से निकालना, d गड़बड़ कर देता है, माइनस प्लस गड़बड़, तो ऐसे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो d की बात करें तो क्या होगा 21 माइनस 24, और ये d का वैल्यू -3 आएगा। इस बात पे स्पेशल ध्यान देना, मिस्टेक होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है यहाँ पे, अच्छे बच्चों से भी होता है, ठीक है। अब हमको पता नहीं कितना टर्म्स का सम 78 है ना। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द
लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स बी n, है ना, या n बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स। तो n टर्म्स को हम सम करेंगे तो हमारा सम क्या आएगा 78। तो देयरफॉर क्या दिया हुआ है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है Sn इज इक्वल टू 78। अब Sn का फॉर्मूला पता है सबको, वो है n बाई टू 2a 2a प्लस plus n minus 1. n माइनस वन इंटू डी। बस फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होगा जरूर, वो हम बताते हैं क्या है। 2a है तो 2a आपका 2 इंटू 24 हो गया, a का वैल्यू पुट किए, प्लस n माइनस वन, और डी का वैल्यू देखो -3। यहाँ पे -3 लिखना मत भूलना, और -3 ब्रैकेट में रखोगे तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे -3 लिखने का मतलब है कि इनटू में नहीं है, ठीक है। और दैट इक्वल टू क्या हो गया 78। अब ये 2 नीचे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको साइड कर देते हैं, है ना, 2 को उस साइड ले जाते हैं, n को यहीं छोड़ देते हैं, और 24 इंटू 2 हो जाएगा 48, और -3 इंटू n ये हो जाएगा -3n, -3 इंटू -1 माइनस माइनस +3, और 78 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 78 इंटू 2, 8 2 जा 16, कैरी 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15। ठीक है ना यहाँ तक। अब हमको क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। 48 और मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं पहले 48 प्लस 3 को, और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा n, और 48 प्लस 3 हो जाएगा 51 माइनस 3n, एंड दैट इक्वल टू 156। अब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51n माइनस 3n इंटू n, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, दैट इक्वल टू 156, है ना। अब उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद 3n स्क्वायर दूसरे साइड ले जाएंगे, 51n को भी उसी साइड ले जाएंगे, ठीक है, और 156 तो पहले से उधर है, तो प्लस में 156। सबसे पहले देखो, अगर कॉमन निकल रहा है तो निकालो, तो काम हमारा आसान हो जाता है। जैसे देखो 3 कॉमन निकल रहा है, ये भी 3 कॉमन निकलेगा, 51, 5 प्लस 1 6, यहाँ से भी निकलेगा 5 1 1, 5 प्लस 1 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 हुआ तो यहाँ से भी निकलेगा। तो 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा n स्क्वायर, और 51 कितने टाइम जाएगा, 17 3 51 होता है ना n, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3, इससे कॉमन लेंगे तो 52. 50 52. 52 इक्वल टू 0, 3 उधर जाएगा, और जो बचा हुआ टर्म है उसको हमको फैक्टराइज करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सीखे थे इसको सॉल्व करना। तो 52 को ऐसे ब्रेक करना है ना, कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 52, है ना, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 17, है ना, और -7 नहीं, ऐड करने पे 17 आना चाहिए। तो हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n और प्लस 52 इक्वल टू 0। अब इसमें से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 आ जाएगा, और यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी n माइनस 13 आ जाएगा इक्वल टू 0, और फाइनली n माइनस 13 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा n माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे ना n माइनस 13, तो देयरफॉर n माइनस 13 इक्वल टू 0 और n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब n इक्वल टू 13 और n इक्वल टू क्या जाएगा 4। यानी अगर हम 13 टर्म्स को भी लेंगे तो भी सम कितना आएगा, तो भी सम 78 आएगा, और 4 टर्म्स को लेंगे तो भी सम 78 आएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर हम 4 टर्म्स को ले रहे हैं, 4 टर्म्स को ले रहे हैं तो भी सम हमारा कितना आ रहा है 78, है ना। और उसके अलावा हम 13 टर्म्स को ले रहे हैं, अब हम कितना टर्म्स बढ़ा दिए, 9 टर्म्स बढ़ा दिए, तभी सम हमारा कितना आ रहा है 78। ठीक है, कोई हमको बता सकता है ऐसा कैसे हो गया, 4 टर्म का भी सम 78 और 13 टर्म्स का भी सम 78। जो बता सकते हो हैंड रेज करोगे पहले, उसके बाद बताओगे। कितने लोग बता सकते हो, पहले हैंड रेज कीजिए। एक बार और बोलिएगा सर। एक बार और बोले। जैसे यहाँ पे हमारे 2 आंसर आया ना, 2 आंसर आप लोग भी सेंड किए थे, आप लोग का 2 आंसर आया। तो ये जो आंसर आया, इस आंसर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो हमारे पास एपी है ना, जो हमारे पास एपी है, ये वाला जो एपी है, इस एपी के 4 टर्म को भी ऐड करेंगे तो सम आएगा 78, है ना।
इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ 4 आया n का वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि S4 सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म भी आएगा 78 एंड सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म भी आएगा 78। ऐसा कैसे हो गया कि 4 टर्म को ऐड किए तो भी 78 और 13 टर्म को ऐड किए तो भी 78? तो ये कितने लोग हमको बता सकते हो? हैंड रेस करना। अभी तक 2 बच्चे हैंड रेस किए हो, संध्या, कृति, सुजल, सौरभ। समझ रहे हो? क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है सबको कि 4 टर्म्स का भी 78 सम और 13 टर्म्स का भी 78 सम। चलो संध्या तुम बताओ। सर वो नेगेटिव में आएगा तो इसकी वजह से। हाँ संध्या, आवाज नहीं आया, फिर से बोलना। सर नेगेटिव में आएगा, मतलब नंबर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव में उसको ऐड चलो करेंगे। ठीक है, अपने हद तक तुम सही बोल रही हो। चलो कृति तुम बताओ तो। सर इसमें एपी डिक्रीज हो रहा है, तो एपी डिक्रीज होगा तो पहले 4 टर्म्स का तो सम 78 आएगा ही, लेकिन हाँ आगे जाके फिर उसको करेंगे तो माइनस में आ जाएगा कुछ टर्म्स, तो फिर से 78 आ जाएगा। ये नहीं होता अगर कुछ नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और आ जाता एन, जैसे अगर फ्रैक्शन आ जाता या फिर नेगेटिव में आ जाता तो वो नहीं लेते, क्योंकि एन नहीं हो सकता है नेगेटिव या फ्रैक्शन में। या अगर नेचुरल नंबर आया तो दोनों का होगा, इसका रीजन हो सकता बस या तो डिक्रीज है, और अगर माइनस से स्टार्ट है एपी तो फिर वो इंक्रीज होके पॉजिटिव में चला जाएगा, तो उससे भी हो सकता है। चलो कोई नहीं, वैसे तो देखो आंसर तो सही बोल रहे हो, लेकिन वही सी बात है कि क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, चलो हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए एक बात बताओ, एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, वो क्या रहा है ध्यान से समझना। वो क्या रहा है दिखा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वो क्या रहा है अगर देख लोगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। कितना है? 13 टर्म है ना। एक काम करते हैं, 13 टर्म हम लिख ही देते हैं। देखो क्या हो रहा है, क्लियर कट आपको पता चल जाएगा, है ना। तो दिखेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे 24 है तो 24 के बाद हमारा आया 21, 21 के बाद आया 18, 18 के बाद क्या आएगा? -3 हो रहा है ना, तो कितना आएगा? 15, 15 के बाद क्या आएगा बताओ? 12। 15 के बाद 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 0, 0 के बाद -3, -3 के बाद -3 के बाद -6 और -9। ठीक है, एक और टर्म ले लेते, एक और टर्म होगा -12। अब देखो क्या हो रहा है, अब इन सभी को ऐड किया जा रहा है, तो शुरू से 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारा है, शुरू से 4 को ऐड किए और इन सब का सम कितना आया? 78। लेकिन बात ये कि 13 टर्म का भी सम कितना आ गया? 13 टर्म का भी सम कितना आ गया? ये जो 13 टर्म है इसको काउंट करोगे तो ये 13 टर्म्स होगा, इसका सम भी 78 आया। ऐसा पता है क्यों हो रहा है? आप देखिए, क्योंकि जब हम ऐड कर रहे हैं तो सेम देखो, 12 किससे कैंसिल हो रहा है? 12 से। 9 किससे कैंसिल हो रहा है? -9 से। 6 किससे कैंसिल हो रहा है? -6 से। 3 किससे कैंसिल हो रहा है? -3 से। और 0 तो 0 ही है ना। तो इसलिए दोनों बार हम इसी को ऐड कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ऐड किए ना तो वही टर्म निगेटिव में आ गया, और वही टर्म निगेटिव में आ गया तो 4 टर्म का सम तो 78 है, और 4 टर्म के बाद जो बचा 9 टर्म, कितना बचा? 9। अगर इन 9 टर्म का सम निकालेंगे तो ये क्या आएगा? 0, क्योंकि वही नंबर पॉजिटिव में भी है और वही नंबर निगेटिव में भी है। इसलिए 4 टर्म का भी सम 78 हो रहा है और 13 टर्म का भी सम 78 हो रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? हेलो, यस सर। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर अगर इसमें दो एन का वैल्यू 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा क्या कि उस एपी में 0 है? हाँ उस एपी में 0 है, बिल्कुल है, नेगेटिव नंबर है, बिल्कुल है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े? ठीक है, चलिए। वैसे आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना था और बाकी तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा, क्यों डबल आंसर आ रहा है। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और आप ऐसा क्वेश्चन बना चुके हो इसलिए हमको लगता है कि आप ये क्वेश्चन बना लोगे, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास क्या दिया हुआ है? an, an दिया हुआ है ना, तो an से फर्स्ट सेकंड थर्ड सब निकल जाता है। आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, यानी S24 का वैल्यू निकालना है। चलो निकालिए, और ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखो, अब
कौन हमको ये बताएगा कि कोई आप में से ये है जो इसको इस फॉर्मूला से बनाया है, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस फॉर्मूला से भी बनेगा। तो वैसे नॉर्मल बनाते हैं, वैसे उसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला से बनाएंगे, ठीक है ना। नॉर्मल जैसे आप लोग बनाए होगे वो कैसे बनाए होगे, आप लोग निकाले होगे A1, है ना, A1 निकाले होगे, An दिया हुआ है तो A1 क्या हो जाएगा 3 + 2 × 1, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5। अब इसी तरह निकालेंगे A2, तो A2 क्या हो जाएगा 3 + 2 × 2 यानी 4 + 3 7। और A3 निकाल लेते हैं, A3 क्या हो जाएगा 3 + 2 × 3, बस 3 टर्म काफी है, 6 3 9, है ना। तो यहां से पता चल गया कि हमारा AP क्या है 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब A पता है हमें, A है हमारा 5 और D क्या हो जाएगा, D तो ऑब्वियस सी बात है 7 - 5 यानी 2। तो यहाँ पे हम S24 ऐसे तो निकाल ही सकते हैं, S24 हो जाएगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a + n-1 × D। तो 24/2 × 2 × A कितना है 5 और प्लस n-1 यानी 24 - 1, और D हमारा कितना है, D भी 2 ही है ना। अब सॉल्व कर दो, ये हो गया 12, तो ये आ गया 12 और यहाँ आ गया 5 2 = 10 और 23 × 2 कितना होता है 23 × 2 कितना होता है 46 46। 46 और ये हो गया 12 × 46 + 10 56, तो ये हो गया 12 6 72, कैरी कितना हो गया, कैरी हो गया 7 और 12 5 = 60 और 60 + 7 67। तो क्या आप लोग का आंसर 672 ही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी यही आ रहा है ना सबका। ठीक Yes, है, sir. तो इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते थे, ये वाले फॉर्मूला से। तो ये वाले फॉर्मूला से करने के लिए हमें n का वैल्यू पता होना चाहिए। n का वैल्यू सबको पता है, n का वैल्यू पता है ना, कितना है 24। हमें पता होना चाहिए a पता होना चाहिए, तो a भी पता है, a कितना है 5। अच्छा, एक हमें पता होना चाहिए l। l कोई बता सकता है l क्या हमें पता है या हम निकाल सकते हैं आसानी से इस वाले प्रॉब्लम के लिए। 24 वेरी गुड, L क्या होगा, S24 निकालना है तो A24 ही हमारा क्या होगा L होगा, 24th टर्म ही हमारा क्या होगा लास्ट टर्म होगा। तो हम इस क्वेश्चन में L भी निकाल सकते थे ना, यानी L जो होगा वो हमारा क्या होगा A24, और हमारे पास D भी था ही ना, D कितना था D2 है, तो यहां से हम निकाल सकते A + 23 D और A है हमारा 5 और प्लस कितना हो गया 23 × कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताइए 46 + 5, 46 + 5 कितना होगा 51। तो देयरफॉर बनाना होता तो डी निकालते क्यों, डायरेक्ट A1 निकालते और एक A24 निकालते। अच्छा सॉरी, हाँ हमको वही लग रहा है कि हम इसीलिए तो इसको बता रहे थे कि डी निकालना नहीं पड़े, और डी निकाल के अगर हम निकाल रहे हैं तब तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि एन दिया हुआ है ना, इसीलिए तो हम तुम लोग को ये बता रहे थे, नहीं तो हम बताते क्यों मेथड। सही बात है, ए जो है ये तो 5 है ही, और A24 तो हमारा डायरेक्ट इस यहाँ से निकल ही जाएगा, इसको थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दे रहे थे अभी, इसीलिए ये बता रहे थे आपको मेथड। 3 + 2 × कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 48, ये आ जाएगा 51, आएगा उतना ही, लेकिन निकालना इसी तरीके से था। ठीक है, तब ना हमको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और एंड बहुत आसानी से पता चल गया। तब यहाँ पे निकालने के लिए देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो S24 अगर हम निकालेंगे तो 24/2 और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 5 और लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया A24, यही हमारा लास्ट टर्म हो गया ना, तो कितना हो गया 51। बस इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर हमारा सेम आएगा ना। देखो 12 और 12 इंटू यहाँ भी आ गया 56, तो ये हो गया 672। अब बताइए आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस वाले मेथड से इसको सॉल्व किए थे, अगर किए थे तो हैंड रेस करना।
अगर कोई भी किए थे इस वाले मेथड से तो? सौरभ, कृति, आयुष, वेरी गुड, है ना? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेथड आपको देखते ही पता चल रहा है कि लास्ट टर्म यूज करें, तो लास्ट टर्म वाला मेथड बहुत आसान है, मतलब कंपेरेटिवली आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस नहीं सर, मेथड को हम समझते तो। मैथ्स पहले से उठा हुआ था, हम इसे से किया था। अच्छा, नहीं ऐसे बेसिक से किए थे। कृति तुम की थी? कृति, अच्छा चलो कोई किए थे या नहीं किए थे, ये समझ में आया ना कि एक और मेथड है जिससे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से ये वाला फॉर्मूला यूज करके। चलो चलो कुछ क्वेश्चन और है, उसको करके खत्म करते इस चैप्टर को। बताओ, ये समझ में आ गया सबको? ये मेथड तो आप लोग बनाए होगा और ये बेसिक है, ये जानना एकदम मस्ट है ना? ये हर जगह काम आएगा अगर आपको दिक्कत होगा तो। लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर फास्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा अलग करना चाहते हो, है ना, तो ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, और बहुत आसान है, इसमें कुछ अलग है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको पता करना है एपी, इसमें आपको पता करना है एपी। ठीक है, और इसके लिए कम समय देंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन कल बताए थे, तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, हमको एक बहुत ही बेसिक चीज याद रखना पड़ता है, वो ये कि फर्स्ट टर्म हमारा जो होता है ना ए किसके बराबर होता है बताओ? S1 के बराबर होता है, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म या A1, है ना, दोनों बराबर होता है, या फर्स्ट टर्म ये बराबर होता है ना? तो यहाँ पे n के जगह अगर हम 1 पुट कर देंगे, n के जगह 1 पुट कर रहे हैं, 4 into 1 plus 1, यानी दैट इक्वल टू आ जाएगा 1, और 4 plus 1 दैट इज 5, यानी फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 5। चलो तीनों में 5 है ना? अब देखते हैं सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा? S2। तो S2 निकालेंगे कैसे? n की जगह क्या पुट करेंगे? 2, तो ये हो गया 2, और फिर 4 into 2 plus 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2, और 8 plus 1, 8 plus 1 यानी 9, 9 2 जा 18 कर दे डायरेक्ट, S2 हो गया 18। अच्छा, अगर हमको S2 पता है और S1 पता है, तो कितने लोग को पता है कि A2 निकाला जा सकता है? A2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? S2 माइनस S1। तो S2 हमारा कितना है? 18, और S1 हमारा कितना है? 5, है ना? तो 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया 5, सेकंड टर्म हो गया 13, है ना? और फर्स्ट और सेकंड टर्म पता चल गया, फर्स्ट पता चल गया 5 और सेकंड टर्म पता चल गया 13। तो 5 में कितना ऐड किए कि 13 आया? 8। तो 8 में कितना ऐड करेंगे कि 8 में कितना ऐड करेंगे? अगेन 8 ऐड करेंगे, यानी 21। तो यही सीरीज बन रहा है ना हमारा एपी। तो ये हमारा एपी है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना? कुछ लोगों के लिए बता देते एक बार और कि अगर मान लीजिए आप थर्ड टर्म यहीं से निकालना चाहते तो S3 निकालते। S3 निकालते तो कैसे निकालते? 3 इंटू क्या हो जाता? 4 इंटू 3 प्लस 1, तो ये हो जाता 3, और 12 प्लस 1 दैट इज 13 इंटू 3 39, यानी सम ऑफ 3 टर्म्स 39। और अगर हमको A3 निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? S3 माइनस S2, और S3 है 39, और S2 कितना आया? S2 यहाँ पे है ना, S2 हमारा 18 है, 18 सब्ट्रैक्ट करो, देखो थर्ड टर्म 21 आ गया। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म पता चलिए, यानी एपी आपका ये होगा। कितने लोग का सही हुआ था एक बार हैंड रेज करना? आयुष, कृति, रिभा, किरण, अमन, नाज, वेरी गुड, आकांक्षा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो मैक्सिमम लोग का सही हुआ था, और जिसका गलत भी हुआ होगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गलत हुआ होगा। और ये कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, खासकर ये सवाल समझ में आ रहा है सबको? अनम, अनम, अनम समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन तुमको? चलो ठीक है, देखिए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? चलिए, अब 2-3 क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग कर ही लेते, कंप्लीट करते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना। अब देखो, ये है an इक्वल टू 3 माइनस 4n दिया, बोल रहा है S20 निकालने। बताओ ये क्वेश्चन आसान है या नहीं है? किया जा सकता है?
अगेन वही क्वेश्चन है, अब देखते हैं इसको कौन फास्ट करता है। तो चलो इसको हम डायरेक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाले से निकालते हैं, क्योंकि हमको अगर S20 है ना, तो एक बार सोच के देखो कि S20 है तो चलो n तो हमको पता है, यानी 20/10, 20/2, n/2 यही होता है ना, n/2। और फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, चलो फर्स्ट टर्म हम निकाल सकते हैं और लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो डी निकालने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फर्स्ट टर्म निकालेंगे, डायरेक्ट लास्ट टर्म निकालेंगे और n/2 कर देंगे, तो ज्यादा आसान रहेगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं, यानी ए मतलब a1 निकालना है। तो a1 हो जाएगा 3 - 4 × 1 दैट इज 3 - 4 दैट इज -1। तो फर्स्ट टर्म मेरा -1 निकल गया। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लास्ट टर्म निकाले तो क्या निकालेंगे बताए? ए कितना होगा इसका लास्ट टर्म? लास्ट टर्म मतलब A20 है ना, जहां तक सम मतलब S20 मत निकालना है, यानी 20th टर्म तक हमें सम निकाला है, तो 20th टर्म ही लास्ट टर्म है। तो A20 निकालेंगे तो इस फॉर्मूला में बस n के जगह क्या पुट कर देंगे? 20। तो A20 निकल जाएगा ना। ये हो गया 3 - 80 और 3 - 80 मतलब -77। अब बताओ S20 निकालना हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि Sn = हमें पता है n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये तो ज्यादा आसान है ना कैलकुलेट करना, क्योंकि S20 निकालना है, n का वैल्यू 20 और a का वैल्यू पता है -1 और l का पता है -77। तो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? ये 10 हो गया और कितना आ जाएगा? 10 × -77 और -1 कितना हो गया? -78। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -780। क्या समझ में आया? आप अगर दूसरे मेथड से भी बनाए हो तो भी बन गया होगा, लेकिन ये हमको लगता है थोड़ा ज्यादा सिंपल है ना। तो सबका आंसर इतना आ गया था, बी आंसर जिसका भी आया था वो सब सही है। सबको समझ में आया ये या नहीं आया बताओ? तो जहां लास्ट टर्म निकालने का ऑप्शन हो ना, वहां देख लो, एक बार चेक कर लो कि लास्ट टर्म तो सही है, फर्स्ट टर्म भी पता है और n का वैल्यू पता है कि नहीं। अगर n का वैल्यू पता है तो बेटर ऑप्शन वही है कि लास्ट टर्म से ही सम निकालो, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि A1 निकालते, फिर A2 निकालते, फिर A3 निकालते, है ना, या A2 भी निकालते तो भी D पता चल जाता और उसके बाद सॉल्व करना होता, तो उससे तो आसान ही है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और बच गया है, उसको थोड़ा देख लेते हैं और आज खत्म ही करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम लास्ट में देखने वाले हैं और कुछ नहीं, 2 से 3 वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और एंड कर देंगे। तो देख लिया जाए ना, आज एंड कर दिया जाए, ठीक है? तो Yes, बताओ। sir. चलो, तो वर्ड प्रॉब्लम में देखो, वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत आसान है, इसमें भी वही काम करना है, ढूंढना है। और क्या ढूंढना है वो आपको पता है, इसमें तो और आसान काम है। ढूंढना है ए और डी, मैक्सिमम केस में यही ढूंढना है वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के, ए और डी, क्योंकि ए और डी पढ़ने के बाद आपको बाकी चीज पता चल जाता है मैक्सिमम टाइम। तो जैसे ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है सुबारो स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ इतना। अच्छा, स्टार्ट किया है, ए दे तो ये क्या दे दिया है? दे दिया सर। वेरी गुड, तो ये क्या दे दिया? ए। अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ए = हमारे पास क्या है? 5000। उसके बाद बोल रहा है रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट सब समझते होंगे, हर एक साल कुछ कुछ पैसा इंक्रीज हो रहा है, सेम अमाउंट इंक्रीज होता है, ₹200 ईच ईयर। तो हर एक साल 200 रुपया बढ़ रहा है। तो बताओ डी का वैल्यू कितना दे दिया? 200, है ना। अब बस क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है इन विच ईयर, किस साल डिड हिज इनकम रीचेस 7000। तो किस साल इसका इनकम जो है बढ़ते बढ़ते 7000 हो जाएगा। मतलब पहले साल, यानी 1995 की बात हो रही है। देखो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, तो 1995 में कितना है इनकम इसका? 5000। इसके नेक्स्ट ईयर 1996 में इसका इनकम कितना हो जाएगा? 200 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। और 1997 में इसका इनकम कितना हो जाएगा? 5400। ऐसे बढ़ते 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 कभी तो होगा ना इसका 7000। तो आपको वो ईयर निकालना है जब इसका इनकम 7000 हो जाएगा। तो यहाँ पे बता सकते हो कि किसका वैल्यू हम लोग निकालें? एन का एन का या एन का? यहां हमको AN निकालना का। है
नहीं, हमको निकालना है n का। an दिया हुआ है, nth ईयर किस साल, वही तो। ये फर्स्ट ईयर हम कैलकुलेट करें, ये सेकंड कैलकुलेट करें, ये थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे an इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 7000। तो बताओ an इक्वल टू अगर 7000 दिया हुआ है तो an का फॉर्मूला पता है क्या होता है, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 n d minus 1 d दैट इक्वल टू 7000, और a का वैल्यू कितना है 5000, और n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 200। अब बस हमको सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है। मैक्सिमम लोग ईयर लिख रहे हो, देखते हैं आंसर क्या आता है। 7000 और n माइनस 1 इंटू 200, 7000 में से 500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू 2000। तो 200 से 2000 कैंसिल होगा कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, 2 जीरो कट गया, 2 से 20, यानी n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू आ गया 10 प्लस 1 यानी 11th, है ना। तो 11th ईयर और 11th टर्म, है ना, जो हमारा ईयर है 11th ईयर होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ना कि 11th ईयर कौन सा ईयर होगा, कौन सा ईयर होगा, कैसे पता चलेगी। फर्स्ट ईयर है 1995, सेकेंड ईयर है 1996, थर्ड ईयर है 1997, तो 11th ईयर कौन सा होगा। 11th ईयर अपना ऑप्शन हमको सेंड करो तो चैट बॉक्स में। एक आंसर आया है मेरे पास, 11th ईयर कौन सा ईयर होगा आपके अकॉर्डिंग, बताइए, उसके बाद हम बताते हैं। 11th ईयर आंसर तो आ गया, लेकिन 11th हमें नहीं लिखना है, हमें आंसर लिखना है वो साल। देखो आंसर मेरे पास जो आ रहा है हम बता रहे हैं, 2006 आ रहा है, 2005 आ रहा है, 2004 आ रहा है, 2006 आ रहा है, 2006 3 लोगों का आया है, ठीक है ऑप्शन। 2005 एक का, 2004 एक का, इसे तुम दोनों ऑप्शन दी हो, 2004 भी 2006 भी, है ना। गलती से हो गया था, अच्छा ठीक है, कौन सा मतलब ऑप्शन सही ले, आंसर 2006? 2006। अच्छा चलो, चलो देखते हैं कि कैसे पता किया जाए कि कौन सा करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फंसता है बात। देखो आसानी से हम कर सकते हैं, हम चलो यहाँ तक नहीं जा सकते, हम थर्ड ईयर तक जा सकते हैं क्या। तो फर्स्ट से अगर थर्ड ईयर तक जाते हैं तो कितना ऐड करना पड़ता है बताओ, 2 ऐड करना पड़ता है, क्योंकि 5 2 7 हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है या नहीं बताओ। फर्स्ट से अगर हम थर्ड पे जा रहे हैं तो कितना ऐड करना पड़ रहा है, छोटे में देख लो तो बड़ा में अपने आप समझ में आ जाएगा। फर्स्ट से थर्ड पे जा रहे हैं तो हमको 1995 में कितना ऐड करना पड़ रहा है, 2। अच्छा फर्स्ट से अगर हम फोर्थ पे जाएंगे, फर्स्ट से अगर हम फोर्थ पे जाएंगे, फर्स्ट से हम कहां जाएंगे, फोर्थ पे, तो बताओ 1995 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 3, है ना। तो बताओ फर्स्ट से अगर हम 11th में जाएंगे, 11 में जाएंगे तो यहाँ पे आवाज थोड़ी देर के लिए कट गया होगा, आवाज आ रहा है अभी क्या, आ रहा है आवाज कि सही है अभी, yes ठीक है। तो एक बात बताओ, फर्स्ट से 11 में, थर्ड में जा रहे हैं तो एक कम ऐड कर रहे हैं, फोर्थ में जा रहे हैं तो एक कम ऐड कर रहे हैं, है ना। तो 11th में जाएंगे तो क्या होगा, एक कम ऐड करेंगे, यानी 1995 प्लस क्या होगा, प्लस होगा 10, 10 यानी करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पे हम प्लस 10 ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा, याद रखिएगा 11 माइनस 1, और इसलिए आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1995 प्लस 10 यानी 2005, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जब भी ये समझ में नहीं आया ना तो छोटे लेवल पे देख लो, अगर छोटे लेवल पे जो काम हो रहा है वही बड़े लेवल पे होगा, ठीक है। क्लियर है क्या सबको, क्लियर हो पाया कि 2005, एक बार हाथ उठा के बताओ कि जितने लोग 2005 बोले थे। मेरे पास जो आंसर आया है उसमें से कृति का 2005 आया है, अमन का 2005 आया है, बस इन्हीं दोनों का 2005 आया है, और किसी का 2005 नहीं आया था। तो सबको समझ में आया कि कैसे करना है। हाँ किरण, सर एक बार और समझा दीजिए ना इसे। अच्छा एक बार और समझा दे, 1 मिनट रुको।
इसको मिटा देते, एक बार और समझा देते, ध्यान से समझो। बाकी सबको समझ में आया क्या? एक बार देखो, अगर नहीं समझ में आया ना तो खुद से लिख के देखना और थोड़ा सोचना, तो आपको पता चल जाएगा, आराम से पता चलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है सम वाला, उसके बाद खत्म कर देंगे, ठीक है। देखिए, आपके पास ईयर है 1995, ठीक है। तो 1995 कौन सा ईयर है बताओ? फर्स्ट, सेकंड ईयर कौन सा है? 1996। थर्ड ईयर कौन सा है? 1997। फोर्थ ईयर कौन सा है? बस इतना लिख लो और उसके बाद पता चल जाएगा, 1998, ठीक है। तो हमको बताना है कि 11th ईयर कौन सा होगा, यही ना? तो एक बात बताओ कि सेकंड ईयर में जाने के लिए, हम कितना ऐड कर रहे हैं? बताओ किरण, सेकंड ईयर में जाने के लिए हम कितना ऐड कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं क्या? 1 सर। है ना, इससे एक यस कम। सर। अच्छा, थर्ड ईयर में जाने के लिए हम कितना ऐड कर रहे हैं 95 में? +2, 2। ठीक। अच्छा, फोर्थ ईयर में जाने के लिए हम कितना ऐड कर रहे हैं बताओ? 3। +3। आ गया सर, समझ में आ गया। आ गया ना? तो 11th ईयर में जाने के लिए हम कितना ऐड करेंगे? +10, ठीक है। क्लियर हो पाएगा सबको? ठीक है, गुड। चलिए, यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बच गया है। चलो ये तुम लोग ट्राई करना, है ना। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे एक आध दो। चलो देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। काम क्या करना है इसमें? देखो, कुछ करना नहीं है, आपको दिया हुआ है सम ऑफ 700, मतलब SN दिया हुआ है, इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। तो हमको पता चल गया कि 7 कैश प्राइज है, यानी S7 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 700, ठीक है। टू द स्टूडेंट्स ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। प्राइस देना है 700 रुपया बांटना है और 7 बच्चों में बांटना है, 7 प्राइस देना है, ठीक है। और प्राइस इस तरीके से देना है कि एक प्राइस दूसरे प्राइस से कितना कम है? 20 रुपया कम है देन द प्रेसीडिंग प्राइस। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो 20 रुपया ये क्या है बताओ? तो 20 रुपया क्या होगा कृति? 20 रुपया क्या होगा? डी होगा क्या? ठीक है, आवाज आ रहा है ना मेरा सबको? हेलो।